राहुल के इन दावों ने राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज कर दी है और इस चर्चा को भी हवा दे दी है कि आखिर राहुल के ये दावे हवा हवाई हैं या राहुल के पास इन दावों को जमीनी हकीकत बनाने के लिए कोई मास्टर प्लान भी तैयार है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। आशीष हाना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रेश जी, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप और आपके नेता कि 4 राज्यों में तो जीत पक्की है। पूरे कांग्रेस महकमे में कॉन्फिडेंस भी है और विश्वास भी। इन 4 राज्यों में वहां की स्थानीय सरकार ने बेहतर कार्य किया है और अपने काम के बल पर वहां कांग्रेस वोट मांगती है। हमारे एजेंडे पे जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं है। तो वहां पर हमने योजनाएं लॉन्च की हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां की आवाम की एक आवाज है कि भाजपा वहां पुनः सत्ता में आना चाहिए। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक भय का माहौल बना। हम एक सवाल बस पूछते हैं कि जिस रेट में छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हमारी सरकार धान खरीद कर रही, उस रेट में उत्तर प्रदेश में सरकार धान की खरीद क्यों नहीं कर रही? हम छत्तीसगढ़ में गोबर तक खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गाय का गोबर क्यों नहीं खरीदा जा सकता है? तो तुलनात्मक यदि अध्ययन किया जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डाले हैं आपने, मैं बता रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इन लोगों ने लोगों को सिर्फ जुमले सुनाए, जुमले दिखाए। और जिस प्रकार से इन्होंने सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसका हमने स्वागत किया। लेकिन हमने सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि उसे जल्द से जल्द आप लागू करिए, इसी लोकसभा चुनाव में लागू कर दीजिए। और यही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के अधिकारों को ध्यान में रखिए, सेंसस कराइए और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाइए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं। तो आम जनता ये जान चुकी है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी है और इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों के विकास में विश्वास रखती है। जनता का विश्वास लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ता जा रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं, अब लोग ट्रेनों में चर्चा करने लगे हैं, बस में चर्चा करने लगे हैं, चौराहे पर चर्चा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और इनका झूठ जो है बेनकाब हो चुका है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में को भुगतना पड़ेगा। आशीष हाना जी, क्या कुछ तैयारी है आपकी, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत मजबूत नजर आ रही है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं? योगेश जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। ये भारत की जनता भली भांति जानती है कि ये इच्छाधारी कभी राष्ट्रवादी हैं तो कभी इच्छाधारी सनातनी हैं। इनकी बात का क्या विश्वास करना जो स्टेट बाय स्टेट अपने विचार बदल दे। कर्नाटका इलेक्शन के टाइम पे इनके विचार कुछ और होते हैं और मध्य प्रदेश इलेक्शन के चलते इनके विचार कुछ और होते हैं। इंडिया में रहते इनकी बात कुछ और होती है और कैम्ब्रिज में जाते ही इनके 54 साल के बालक की बातें कैसे विश्व में डूबी हुई हो जाती हैं, वो भारत की जनता ने भली भांति देखा है। ये वही कांग्रेस सरकार है जो डीमोनेटाइजेशन का भी विरोध करती थी, नए संसद का भी विरोध करती थी, वैक्सीनेशन का भी विरोध करती थी, G20 का भी विरोध करती थी, 370 का भी विरोध करती थी और राम मंदिर का भी विरोध करती थी। यहां तक कि राम के अस्तित्व तक पे सवाल उठाते हुए इन्होंने बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा दिए थे। तो भारत की जनता इनका सनातनी रूप तब भी देख चुकी जब सनातन को एड्स, मलेरिया, डेंगू और पता नहीं क्या क्या कहा गया और इनके लीडर्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो भारत की जनता वो सनातनी 80% देख रहे हैं कि ये क्या है और वो राष्ट्रवादी हिंदू की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी देख रहे हैं
कि जब जस्टिन ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों को बढ़ावा देती है तो भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ये भारत की जनता देख रही है कि ये जो सामने बने हुए अपने आप को, कभी ये इच्छाधारी हिंदू, कभी साहब, ये तो दोनों तरफ से है ना, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से मुंह नहीं खुलता है जब कोई उनकी तरफ से गलती होती है। आपके यहाँ भी अभी आपके सांसद ने किस तरीके से सदन के अंदर, बिल्कुल गलत बात है, हमारे सांसद के गलत शब्द बोलते ही इमीडिएटली राजनाथ सिंह ने विदिन मिनट्स ऑन द, क्या बोला राजनाथ सिंह ने, क्या बोला राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह जी ने ये बोला कि अगर किसी की भावनाओं को आहत हुआ हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं कहा। सुन लीजिए, क्षमा प्रार्थी नहीं कहा, हमें खेद है। नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं कहा है उन्होंने। दूसरी बात यह कही कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हुई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कहा है, अगर ऐसा कहा है। सदन के अंदर क्या सो रहे थे राजनाथ सिंह? क्या राजनाथ सिंह नहीं सुन रहे थे क्या? नहीं, अगर ऐसा नहीं, हाँ ना सर, देखिए निष्पक्षता, देखिए नहीं, अगर ऐसा उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा कहा है, अगर ऐसा कहा है, क्या मतलब सीधे बोलना चाहिए भाई। अरे जिस समय वो बोल रहे थे, जिस समय वो बोल रहे थे उसी समय रोकना चाहिए, उसी समय रोक देना चाहिए था कि ये क्या बोले जा रहे हैं विदुड़ी साहब। आप एक फ्लो होता है, लेकिन आप कमाल बात है, ये तो वही वाली बात है ना कि अगर बीजेपी या एनडीए कोई चीज महीनों लेट कर दे तो भी उस पर सवाल उठे। और कांग्रेस सरकार, आपको मालूम है ना कि ये 2008 में ही वुमेन रिजर्वेशन बिल चाहते तो पास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने राज्यसभा में पास होने के बाद बिल्कुल हम मानते हैं इसको प्रेजेंट ही नहीं किया। बिल्कुल हम मानते हैं कि वो पास कर सकते थे, लेकिन उनके सहयोगी दलों का समर्थन नहीं था, सरकार गिरने का डर था कांग्रेस को। नारी शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए 56 इंच की छाती ने कोई कदम उठाया तो खुद तो तुम 27 साल में नहीं कर सकते। सराहनीय कदम है, सराहनीय कदम है। मैं बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, मैं बहुत धन्यवाद अदा कर रहा हूं, लेकिन ये काम अभी नहीं होना चाहिए, ये काम और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि पहले ही सरकार में 2014 में मैनिफेस्टो में भी आपके था। पहले हुए राम मंदिर का काम इससे पहले हुआ, 300 क्या दावा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, काम इससे पहले हुआ, काम हुआ तो ये भी हो सकता था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये हो सकता था। अमिताभ जी के पास आएंगे, तो एक साथ नहीं हो सकते ना जी। सभी पार्टियां जो है ना एक ही रास्ते पे चल रही हैं, लेकिन अपने आप को सब सर्वश्रेष्ठ साबित करने पे लगी हुई हैं। अमिताभ जी, 5 राज्यों में चुनाव है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? स्टेट इलेक्शंस हैं तो अच्छी फाइट होगी, बढ़िया फाइट होगी। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो तो कांग्रेस को के लिए काफी बेहतर वहां का रिजल्ट लगता है कि मिलेगा, कांग्रेस उसे बचा लेगी। लेकिन राजस्थान में तो है ही नहीं, और तेलंगाना की बात तो करनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी मध्य प्रदेश में जरूर फाइट है, बहुत तगड़ा फाइट होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी बहुत अच्छा वहां पे जो है बढ़त वहां पे मिलने की संभावनाएं हैं। अगर कांग्रेस ढंग से मेहनत करे तो मध्य प्रदेश को भी वापस ले सकती है। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें राजस्थान इनके हाथ से जा रहा है, और मध्य प्रदेश में भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने में ये आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुजरात मॉडल को बेचा, गुजरात मॉडल को पेश किया, अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के जा रही है, अन्य राज्यों में चुनावी मैदान में उतरेगी। हाँ, तो छत्तीसगढ़ मॉडल अगर लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, जनता को पसंद आ रहा है, जनता को उनका काम पसंद आ रहा है, तो उस मॉडल को प्रोजेक्ट करना ही चाहिए। क्योंकि अगर बघेल साहब ने जिस ढंग से जनता को खुश रखा है, तो कांग्रेस को चाहिए कि उसी मॉडल को लेकर के आगे बढ़े और दूसरे राज्यों में भी पेश करे कि देखिए यहाँ पे हमने इस ढंग से काम किया है और ये रिजल्ट आ रहे हैं। वो तो हर पार्टी को करना चाहिए, जो भी उनका बेहतरीन मॉडल होता है उसको सामने रखना चाहिए। और कांग्रेस से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वो बेहतर ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी करे, नए ढंग से देखे, और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे कुछ अलग और बेहतर जो है नीति और प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर के सामने आए कि हम लोग इस राज्य का, जिस भी राज्य में हम काम करने जा रहे हैं, उसका हम किस तरीके से विकास करेंगे, लोगों तक कैसे हम फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि नुकसान तो इसी बात का हुआ था कि कांग्रेस एकदम ठग पार्टी हो गई थी। ऐसा लगता था कि इनको लगता था कि बस सत्ता तो इनकी ही बननी है, तो कोई काम, विकास के काम बहुत धीमे धीमे हो गए थे। करप्शन बहुत हावी था। हालांकि करप्शन से अभी भी कोई मुक्त नहीं है, किसी राज्य में मुक्त नहीं है। करप्शन का आपने जिक्र किया तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो,
बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, नीचे लेवल पे करप्शन की बहुत बुरी हालत है। और मुझे लगता है कि पार्टियों को इस दिशा में काम करने की जरूरत है और कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट करने की जरूरत है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये पार्टी जो है करप्शन को कम करने के सही तौर तरीकों के साथ आ रही है। तो मुझे लगता है उस पार्टी को बड़ा समर्थन मिले, क्योंकि करप्शन जो लेवल जो स्थानीय स्तर पे है, जो स्थानीय निकायों में जो हालात हैं, जो जिला प्रशासन में जो हालात हैं, उससे लोग बहुत दुखी हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। किसी छोटे से छोटे काम के लिए आप जाइए, बगैर पूजा पाठ के उनका काम हो ही नहीं सकता। ठीक बात, सरकारी प्रोजेक्ट चढ़ावा चढ़ाना, मतलब आपके कहने के अनुसार चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद काम होगा। अब हांडा साहब की पार्टी ने तो अपने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को, इनको सबको छत्तीसगढ़ में लैंड कराया जा रहा है और आरोप यहाँ पर भ्रष्टाचार का लग रहा है कि भाई गोबर की योजना में उसमें भ्रष्टाचार किया गया, धान खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा और हट करके अमिताभ जी आपसे, आपने रणनीति का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पे काम करते हो उसका तो क्लियर रहता है, राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद को लेकर के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी भटकाने की कोशिश करती है। कर्नाटक से हमने सीखा बहुत कुछ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जो बात कह रही कि हमने कर्नाटक से सीखा है, हमने रणनीति जिस बनाई थी, जो जिस रणनीति पे चलना था, हमें उसी लीग पर चलने की कोशिश की है, बीच में थोड़ा सा भटके जरूर थे लेकिन फिर संभल गए। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस अपने रणनीति पर, अपने मुद्दों पर ही रहेगी? क्योंकि बयानबाजी तो अभी से शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे करना शुरू कर दी है। कर्नाटक की परिस्थितियां दूसरी थी। हाँ, राहुल गांधी को मुझे भी अभी भी लगता है कि उनके जो सलाहकार मंडली है ना, वो सेल्फ गोल करने वाली सलाहकार मंडली बैठी है। राहुल गांधी को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए। अभी ये ओबीसी वाला मुद्दा इन्होंने उठवाया है कि उतने सेक्रेटरीज में इतने ही 3 ही हैं और परसेंटेज कम है, और दूसरे कई जगह से स्टोरीज आ रही हैं और उन्होंने कंपेयर करके दिखा दिया कि कैसे भाजपा के समय में ज्यादा सेक्रेटरीज हैं और सारा कुछ है, बाकी पॉलिटिकल लेवल पे तो है ही, बड़े परसेंटेज है ही सांसदों के। और तो ऐसा कुछ ना बने भाई, नैरेटिव तो कांग्रेस फैलाती नहीं है, भाजपा क्यों नहीं फैलाएगी? कोई पार्टी नैरेटिव क्यों नहीं फैलाएगी? आप बताइए। लोगों को आप बातों से ही समझाते हैं ना, तो लोगों को आपकी राय, जो आपका आख्यान है, जो नैरेटिव आपका है, वो पसंद आता है तो वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो भाजपा अगर ऐसा कर रही है तो कांग्रेस को भी करना चाहिए। कांग्रेस क्यों पीछे रह गई? और कांग्रेस इनसे ज्यादा मजी हुई पार्टी रही है पुराने समय से, और नैरेटिव में कांग्रेस का जवाब नहीं है, वामपंथियों का नैरेटिव में जवाब नहीं होता। ये लोग मास्टर्स है नैरेटिव। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नैरेटिव, राहुल की पार्टी खुद मास्टर है और उनको करना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव से ही चुनाव जीतने का माहौल बनता है। माहौल अगर नहीं क्रिएट होगा तो बहुत अच्छा करने के बावजूद, जैसे आपको याद होगा 2004 में भाजपा जो हारी थी, वो नैरेटिव क्रिएट करने के चक्कर में नहीं थी। उसको लगा कि हमने बहुत अच्छा विकास किया है, जो गोल्डन चतुष्कोण बनाया है, सड़कें बढ़िया बनाई हैं, पुल बहुत सारे बनाए हैं, रेलवे के लिए थोड़ा बेहतर काम किया है और हमारा एक्सपोर्ट और इस पे काम बेहतर हुआ है। तो उनको लग रहा था कि सारी दुनिया देख रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, इसलिए हम जीत जाएंगे। तो वो उस तरीके से उस केवल काम के भरोसे बैठा रहना भी जो है वो बेवकूफी होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप मोदी जी को देखिए, अभी कह सकते हैं भाजपा के पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता उसी पे खुश रह सकते हैं। लेकिन मोदी जी को देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ेंगे, कुछ ऐसा काम जनता के बीच में ले जाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे। तो कांग्रेस क्यों पीछे रहे? कांग्रेस को भी नैरेटिव्स लेकर आना चाहिए, सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। ठीक बात। चंद्रेश जी, इसमें कोई ये नहीं कैसे बच पाएंगे? क्योंकि अभी से सनातन धर्म को देखिए, जो जिस तरीके से खत्म करने की बात की गई, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चर्चा हो वहां पर उसको छोड़ती नहीं है इससे, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुद्दा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किस किस को रोक पाएंगे? आपके अलायंस में किस तरीके से इतने गठबंधन के जो इतने नेता हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है कि भाई हिंदुत्ववाद को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के वो आगे बढ़ने का काम करती है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है।
भारतीय जनता पार्टी न तो हिंदूवादी है, न तो सनातनी है और न तो राष्ट्रवादी। ये चुनाव जीतने के लिए इन्होंने एक माया जाल फैलाया है कि हम बड़े धार्मिक हैं, सहिष्णु हैं, ये है वो है, हम सनातन के रक्षक। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं का भ्रमण आप करा लीजिए, मेरे साथ सीधे आप चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ले लीजिए, इनके किसी मंत्री को ले लीजिए केरला में और चलिए हम गौशालाओं का हम गौशालाओं को देख लें। योगेश जी, गौशालाओं को देख लीजिए, सड़क पे यूथ लीडर कांग्रेस का देता है और आप हमें सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। फिर वही बात मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की गौशालाओं को, योगेश जी आप मेरे साथ चलिए, हम दशा दिशा देख लें। वहाँ गाय बछड़े भूख और प्यास से दवा के अभाव में तड़प कर मर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आए दिन हाईवे पर गायों का एक्सीडेंट होता है, आए दिन हाईवे पर गायों का एक्सीडेंट होता है। यदि ये सनातन प्रेमी होते तो गायों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये विकास के नाम पर बात नहीं कर सकते, विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। इन्होंने राहुल जी के लिए बालक शब्द का प्रयोग किया। राहुल जी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत को जोड़ने का जो मुहिम चलाया, करोड़ों लोगों का जो प्यार राहुल गांधी जी को मिला, जो स्नेह मिला, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए प्रवक्ता जी, आपने खालिस्तान का एक नाम दिया, आप बताइए आपका एजेंडा टेररिज्म को लेकर क्या है? अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों का आपने समर्थन किया कि नहीं किया? आपके अधिकारी जाके रूस में तालिबान के आतंकी संगठन के साथ मीटिंग किए कि नहीं किए? मीटिंग किए। आपने रमेश बिदुड़ी का नाम लिया, सारा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। एक नहीं सर, आशीष सर ऐसे बात नहीं होगी। आपने कहा, मैं आपके सारे पॉइंट्स को नोट किया हूँ, मैं एक एक जवाब दे रहा हूँ। आपने रमेश बिदुड़ी साहब का नाम लिया। भारत के संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है और किस प्रकार से सदन में उन्होंने एक संसद सदस्य की गरिमा को तार-तार करने का कार्य किया। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम करोड़ों लोगों का अपमान किया जो उस प्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजने का काम किए। आपने महिला आरक्षण का नाम दिया, बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस चाह रहती 2008-10 में इसको लागू करा दी रहती। जब सदन में हमने महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया? तब आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महिला आरक्षण का विरोध किया। और जब आपने महिला आरक्षण सुनिए, और जब आपने महिला आरक्षण बिल लाया, हमने टेबल बजाकर उसका समर्थन करने का काम किया। इससे पता चलता है आपकी मजबूरी थी साहब, में लागू करिए। आपने कोई भड़प्पन नहीं किया। आप देश की जनता और महिलाएं जानती हैं। आपने गुजरात मॉडल की बात की। गुजरात से लगभग 45,000 हमारी बेटियां महिलाएं गायब हैं और इसका आंकड़ा, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है और आप इस पर मौन साधे हुए हैं। ये गुजरात का मॉडल है। मौलवी पुल दुर्घटना हुआ, प्रधानमंत्री ने चूं तक नहीं किया, ये गुजरात मॉडल है। देश की जनता आपको जान चुकी है, आप बेनकाब हो चुके हैं। अब और अधिक दिन तक धर्म के नाम पर जनता को आप बढ़ाकर वोटों की ठगी नहीं कर सकते। चुनाव में हारना तय है। न सिर्फ आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान हारेंगे, बल्कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करते हुए देश में फिर एक बार लोकतंत्र स्थापित होगा और उस मुहिम में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है। आशीष हांडा जी, तब तो बड़ी चुनौती है 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होंगे और ये दावा किया जा रहा है 4 राज्यों में जीत पक्की है, एक में फाइट हो सकती है। दूसरी बात है कि अगर इन 5 राज्यों में ऐसा होता है, स्थिति गड़बड़ाती, तो 24 में तो एक जनता के सामने बड़ा संदेश जाने का काम करेगा। योगेश जी, यहाँ पे हम छोटी सी बात है कि एग्जांपल लेके बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं और दिल्ली जो है देश की राजधानी कही जाती है और इस देश का दिल कहा जाता है। और अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पे जब डूसू के इलेक्शन हुए तो जो युवा नेता हमारे आगे आने वाले हैं, हमारा कल का भविष्य है, उसने एक छवि दिखा दी इनको कि जब 4 में से 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग एबीवीपी की क्लीन स्वीप हुई और एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा, यानी 25% जीत इनके खाते में और 75% हमारे खाते में। और वो 25% भी इसलिए क्योंकि इनके चचेरे और मुसेरे भाई
आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। सोच के देखिएगा, वो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समर्थन मांगने के लिए दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में कटोरा लेके इनके सामने जाती है और ये अपनी मदद के लिए उसके आगे घुटने टेक देते हैं जब वो कहती है मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो तुम्हारे अलायंस में आऊंगी ही नहीं। उनके कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हम उतार देते अपने प्रत्याशी तो आप क्लीन स्वीप हो जाते, आपका सुपड़ा साफ हो जाता, वो कह रहे हैं। अच्छा, किसने मना किया उतारने को? यानी उन्होंने हम पे उदारदिलता दिखाई क्या? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है क्या? वो ये एडमिट करेंगे ऑन रिकॉर्ड? बताइए, चलिए, ये क्या बचकानी बातें हैं। सबको पता है राजनीति में हर आदमी जीतने के लिए आया है, दूसरे को कटोरे में अपनी जीत दान देने के लिए तो नहीं आया है। ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने बाकियों को तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है, मुझे एक बात बताइए आप, अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट हैं और इनको अपनी जीत पे इतना विश्वास है, ये कहते हैं हमने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, तो इनको 14 पत्रकारों को बैन करने की क्या जरूरत पड़ गई? 14 पत्रकारों के सामने जाने से और जहां इनकी पतलून गीली क्यों हो जाती है? इसका जवाब दे दें भैया। जब हम आपके पास आते हैं, हांडा साहब सुनिए तो, चंद्रेश जी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी से चुनाव नहीं जीतेंगे भाई प्रदेश का, यूनिवर्सिटी से चुनाव थोड़ा तय करेंगे कि प्रदेश और में कौन जीत रहा है। अभी पंजाब में यूनिवर्सिटी का नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो जवाब है, किसी भी देश के राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहला मील का पत्थर होता है। वो चलिए ठीक है, एक सेकंड, दोनों लोगों के एक मिनट, एक हो जाइए, एक मिनट योगेश जी, एक मिनट। चंद्रेश जी 10 सेकंड आपके पास। मेरी बारी में ये लगातार बोल रहे हैं, मुझे इन्होंने 2 मिनट। अच्छा, एक सेकंड, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। आशीष जी आप भी रुकिए, चंद्रेश जी आप रुकिए। अमिताभ जी आप मुझे अरे आप बोल रहे थे, चंद्रेश जी जब बोल रहे थे आप जवाब दे रहे थे कि यदि कोई बोलेगा, इनके पास तर्क होते नहीं है। ठीक है सर, दोनों लोग डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, या तो पढ़कर बात रखिए। ठीक है, आशीष जी आप भी रुके। अमिताभ जी, क्या ये सच है कि 5 राज्यों की जो चुनाव के नतीजे आएंगे ये 2024 के सेमीफाइनल माने जाएं? 2024 की रूपरेखा तय कर देंगे ये 5 राज्यों के चुनाव? देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है ना, उसको इससे नहीं जोड़ सकते आप। थोड़ा बहुत असर पड़ता है। क्या होता है कि पार्टियों में उत्साह बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि 4 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के अंदर ना एक उत्साह का संचार होगा। तो उसके कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं वो और प्राणपण से जुट जाएंगे अपने को जीतने के लिए, तो उसका वो हल्का सा असर आ सकता है। लेकिन नेशनल लेवल के चुनाव हमेशा अलग होते हैं स्टेट से। और अभी देखिए, अभी ताजा अभी किसी चैनल ने 2 दिन 3 दिन पहले ही से जो सर्वे किया है, उसमें जो फिर 52% जो है लोगों ने पसंद किया मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे। तो अभी देश के चुनाव का मसला बिल्कुल अलग है, क्योंकि देश के विकास के हिसाब से लोगों को अभी मोदी सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और लगातार मतलब 9 साल होने के बावजूद अभी तक वो जो प्रभाव है उनका कम नहीं हुआ है। इससे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होंगे वहां ये राज्य के स्तर के चुनाव का बहुत अंतर नहीं आएगा। हाँ, कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के ज्यादा स्टेट्स में जीतते हैं तो उनको असर पड़ेगा। जैसे बेंगलुरु इन्होंने जीता था, तो बेंगलुरु जीतने के बाद ही कांग्रेस को देखे ताव आया। और जो विपक्षी गठबंधन बना है उसमें, नहीं तो नीतीश जी को मजबूरी थी, ये लोग बना दिए होते संयोजक। लेकिन चूंकि अब वो कर्नाटक जीत गए थे तो इनको लगा कि नहीं, हम फिर से मजबूत हो रहे हैं। तो नीतीश जी जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया और अभी तक इनका संयोजक तय नहीं हो पाया। तो राजस्थान छत्तीसगढ़ अगर जीत जाते हैं तब तो फिर और आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएगी कांग्रेस। हाँ, फिर कांग्रेस, देखिए वो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है अपने को संभालना, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी रही और हमेशा देश में शासन किया है। तो कांग्रेस फिर यही चाहेगी कि हम लीड करें, और इस पे फिर झंझट हो जाएगा बहुत बड़ा। अभी देखिए, अखिलेश जी का कल का बयान आ गया ना। अखिलेश जी मतलब इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं है कि दूसरे लोग तय करेंगे कि कौन कितनी सीट लेगा। अखिलेश जी का कहना है कि हम जो सीट देंगे वो आपको देंगे, हम तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो ममता जी भी यही करने वाली हैं। इन सबका नुकसान कांग्रेस को होना है। लेकिन इसमें अगर 2 से 3 राज्य भी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो समझिए विपक्षी गठबंधन के लिए एक मुसीबत होगा सीटों का एडजस्टमेंट, जो मुझे लगता है जो कांग्रेस की आदत रही है वो उससे बाज नहीं आएंगे।
और कर्नाटक का भी मैं बता दूं, ये जो कह रहे थे ना कि नैरेटिव क्रिएट करने का, तो कर्नाटक में कांग्रेस सफल रही थी नैरेटिव क्रिएट करने में कि वहां की जो सरकार है वो बहुत भ्रष्ट है, वहां पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे है। और वो नैरेटिव जो है वहां पे बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि लोग भी निश्चित रूप से परेशान थे जो भ्रष्टाचार जो चल रहा था स्थानीय शासन में, तो वो एकदम काम कर गया था। तो नैरेटिव क्रिएट करने में कांग्रेस भी मास्टर है, और नैरेटिव हर पार्टी चाहेगी कि हम क्रिएट करें, माहौल तभी तो बनेगा उसके पक्ष में। वहां पे चुनाव लड़ने वालों को पीछे नहीं रहना चाहिए। शिकायत किस बात की? आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है, तो आप शिकायत किस बात की कर रहे हैं? भाई आप भी कीजिए, और आप बेहतर नैरेटिव के साथ आइए, बेहतर योजनाओं के साथ आइए, बेहतर नीतियों के साथ आइए, जनता के विकास के नए जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लेकर आइए कि देखिए हम आपको किस ढंग से आगे ले जाएंगे, स्टेट्स को आगे ले जाएंगे या देश को आगे ले जाएंगे। ठीक है अमिताभ जी, लेकिन आपने जैसे कहा कि राज्यों के चुनाव को जोड़ करके हम उनके नतीजों को देख करके हम राष्ट्रीय चुनाव को नहीं निर्धारित कर सकते या उनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सवाल ये रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में जब चुनाव होंगे तो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर होता नहीं है। आपने भी देखा होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे सारे चुनाव लड़े जाते हैं। जब ये चुनाव लड़े जाएंगे तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। और अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है, ऊपर नीचे होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, तब तो विपक्ष इस बात को भुनाएगा ना कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां की राजस्थान में, कितनी रैलियां छत्तीसगढ़ में की, कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में की, कोई असर नहीं। तो क्या ये जो मैसेज जाएगा जनता के बीच में हिट नहीं करेगा? नहीं, निश्चित रूप से वो भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। जब देश का चुनाव होता है ना, तो देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उस लिहाज से जनता देख रही होती है कि उस लिहाज से कौन सही काम कर रहा है। देखिए मुद्दे एकदम से बदल जाते हैं वहां पे। जब आपके घर के लिए बातचीत हो और पूरे एसोसिएशन के, मोहल्ले के एसोसिएशन के लिए बातचीत हो, तो आपकी घर की जरूरतें फिर वहां पे उतनी मजबूत नहीं रह जाती। एसोसिएशन की जरूरतें जो है, मोहल्ले की जरूरतें, वो मजबूत हो जाती है। राज्य और देश का फर्क हो जाता है, मुद्दे बिल्कुल बदल जाते हैं। और देश के मुद्दे पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का नाम बहुत चल रहा है, और भाजपा मोदी जी का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि स्टार हैं वो भी, जो चेहरे चल रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ भी हम भुना लें। अब जहाँ सुई की जरूरत है वहां तलवार लगा रही है, यहाँ चल जा रहा है। कर्नाटक में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, कर्नाटक में नहीं चला तो नहीं चला, होता रहता है। ठीक, नहीं चला, गए, खूब गए, कहाँ नहीं गए। लास्ट फेज में मोदी जी कई बार गए वहां पे, लेकिन नहीं चला। चंद्रेश जी देखिए, अब मुझे लगता है कि अमिताभ जी की बातें आपको समझ में आई होंगी कि ठीक है, राज्यों में जो आप दम भर रहे हैं, आपकी सरकारों ने वहां पर जो मजबूती बना रखी है, ठीक है, आप हो सकता है वहां पर कम्पीट कर रहे हैं और बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होता है, जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप कह रहे हैं कि 24 में भी जनता बाहर कर देगी। वो अभी देखिए, अभी जो लोकप्रियता का मुद्दा उठाया अभी उन्होंने, अमिताभ जी ने एक सर्वे का भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी की जो बढ़त है वो अभी बरकरार है। अमिताभ जी बड़े पत्रकार हैं और राजनीतिज्ञों के बीच इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया है। हम लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनके विश्लेषण का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति एक ऐसा विषय है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता, और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के भी समीक्षाएं कई बार क्या होती हैं, नुकसान उठा लेती हैं या वो फेल हो जाती है। तो राजनीति में कोई दावा परिपूर्ण एकदम 100% पूर्ण नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही रहेगी। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि जहां पर हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता पत्रकार कह रहे हैं कि राज्यों का चुनाव अलग है, केंद्र का चुनाव अलग है, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो यूनिवर्सिटी में चुनाव जीत जाने से पूरे देश में चुनाव जीत जाने का उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी मैं उनको कहना चाहता हूँ, पंजाब में चुनाव हुआ, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, एनओसीआई ने सारी सीटें जीत ली। दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने आपने कहा दिल्ली भारत का दिल है और वहां आप जीत गए यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली भारत का दिल है, उसी दिल में जेएनयू भी रहता है जहां आप कभी नहीं जीत पाते। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी एकदम पैरेलल हमारा वहाँ संगठन है, मजबूत संगठन है, लंबे अरसे तक हम वहाँ जीतते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक यूनिवर्सिटी के चुनाव से पूरे देश का चुनाव जीत लेने की बात कर रहे हैं। तो भगवान उनकी वो सद्बुद्धि दे और उनके विश्लेषण और राजनीति को हम सलाम करते हैं। लेकिन भगवान आपको सही 5 राज्यों शक्ति दे। एक बात मैं कहूंगा
कि जो ये 4 राज्यों का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, ये एकदम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यदि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतती है, और जीतती क्या है, जीत रही है, तो निस्संदेह पूरे देश में एक माहौल जाएगा। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ेगा और वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में और मजबूती के साथ लग जाएंगे। और आज भी लगे हुए हर प्रांत में हमारा एक ही उद्देश्य है कि सांप्रदायिक ताकतों को निस्नाबूद करना, देश में लोकतंत्र स्थापित करना, संविधान का शासन स्थापित करना, और जो ये फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हराकर राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर इस देश की 80% आबादी को जातिगत जनगणना कराकर सामाजिक न्याय व अधिकार प्रदान करना। में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैंने चंद्रेश जी को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि इनकी बातें काफी तर्क संगत होंगी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जब ज्यादातर बातें सिर्फ हास्यास्पद ही निकली, क्योंकि इनकी शेख चिल्ली के सपने कि कांग्रेस जीत रही है और उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के ये देखने का सपना बुन रहे हैं। तो मेरा मन कर रहा है किसी तरीके में इनको चूंडी काटूं और इनको जगाऊं और बोलूं, चंद्रेश बाबू उठ जाओ, सपना समाप्त होने का समय आ गया। क्योंकि ये देश की जनता ने भली भांति देखा है कि चाहे ये बातें कितनी भी बना लें, लेकिन इन्होंने 70 साल में जो नहीं कर दिखाया वो पिछले बीच में नहीं है। चंद्रेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, चंद्रेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सम्मान कीजिएगा। चंद्रेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप मुझे बात रखने दीजिए अपनी। देश की जनता देख रही है कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने संयम होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, दूसरे की बात सुनने की सहन शक्ति होनी चाहिए। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कहीं नहीं है। मैं एंकर से भी उम्मीद करूंगा, सुन लीजिए चंद्रेश जी, सुन लीजिए जरा, बने मुझे मेरी बात रखनी तो ऐसे जो है मृग मरीचिका को सलाम। मैं एंकर ठीक है, आप एंकर नहीं चाहता, मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। छत्तीसगढ़ में है, न झारखंड में है, मैं नहीं बोलूंगा अगर एंकर नहीं चाहता मेरा बोलना। राजस्थान में है, आपने ठीक है चंद्रेश जी रुक जाइए भाई, ठीक है होगा, चंद्रेश जी रुक जाइए, आप रुक जाइए चंद्रेश जी रुक जाइए, आपकी बात आ गई भाई, आ गई आपकी बात, रुक जाइए भाई, ठीक है अब बोलिए। जी धन्यवाद जी। मैं कह रहा हूं देश की जनता ये देख रही है, जैसे कि अमिताभ जी ने कहा कि डेफिनेटली ये विधानसभा चुनाव जो होते हैं एक प्रतिबिंब जरूर हो सकते हैं 2024 की, पर 2024 का अपने आप में एक परिप्रेक्ष्य होता है। उदाहरण मैं कैसे दूंगा आपको, ये समझिएगा योगेश जी, चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया हो, जो मैं कुछ बातें आपको बताने लगा हूं, लेकिन इसके लाभार्थी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कोई लाभार्थी नहीं है। लाभार्थी वो लोग हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जिला में, अलग अलग गांव में रहते हैं। वो लाभार्थी जिनको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, जिनको 3 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला, 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिले, 12 करोड़ घरों में जल का पानी आया। अभी भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, लेकिन ये जो लाभार्थी हैं ये किसी ना किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये किसी ना किसी रीजन को बिलोंग करते हैं। जब 9.5 करोड़ एलपीजी कलेक्शन मेरी माताओं और बहनों को दिए जाते हैं तो वो सेंटर द्वारा होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी स्टेट की होती है। 27 करोड़ मुद्रा लोन जब महिलाओं को दिए जाते हैं, जब महिलाओं की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से 26 हफ्ते कर दी जाती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि आज हमारा 56 इंच की छाती वाला भाई बैठा है जो हमारे लिए कुछ कर रहा है। जब हर 2 दिन के अंदर एक कॉलेज खोला जाता है, जब मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़ा के 693 कर दी जाती है, जब 7 नए आईआईटी खोले जाते हैं, ये सारी योजनाएं ठीक है आप गिना रहे हैं, आईआईटी खोले जाते हैं, तो इससे लाभार्थी कौन होता है? ये योजनाएं जो आप कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात आप कह रहे हैं लाभार्थी होता है, लेकिन जिलों में आप कह रहे हैं वो प्रदेश की जनता को मिलता है, विधानसभा चुनाव पे असर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो सवाल तो यही उठेगा ना, सवाल तो फिर एक उठ जाएगा ना कि हिमाचल और कर्नाटक में गठबंधन सरकार थी, वहां पर भी आपकी आप वहां तो डबल इंजन की सरकार थी, क्यों क्या वजह हुआ, क्या वजह हुई कि वहां जनता ने आपको नकार दिया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है हांडा साहब, आप दोनों लोग मेहनत करिए, आशीष हांडा जी, चंद्रेश जी, आप दोनों लोग मेहनत करिए, दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव चलते चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। तो लगातार जिस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी मजबूती को और मजबूत करने के लिए सभी जुटे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले मिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं,
और रणनीति बनाते जुटे हुए हैं कि एनडीए सोच रहा है कि इंडिया को कैसे हराया जाए और इंडिया सोच रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन को कैसे हराया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता का झुकाव किधर होगा।